क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। क्या हुआ जो दिन निकल गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। अभी नहीं हार सकता मैं, अभी हिम्मत नहीं हार सकता मैं, अभी कामयाबी से मुलाकात बाकी है। जब तक ये मुलाकात होगी नहीं, जब तक ये मुलाकात नहीं होगी, तब तक हमारा स्ट्रगल जारी रहेगा। कामयाबी से मिलने आए हैं और जब तक हम ये मिलकर अपना वादा नहीं निभाएंगे, जब तक कामयाबी को हम अपने घर नहीं लाएंगे, तब तक हमारा स्ट्रगल जारी रहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे साथ बोलिए, मेरे स्टूडेंट साथियों, ये आप कहिए कि जब तक हम कामयाबी नहीं लाएंगे, तब तक हम अनवरत रूप से अपने कार्य क्षेत्र को, अपने कार्य दायित्व को निभाते हुए चले जाएंगे। आज आपके स्क्रीन पर महाद्वीप का ये पार्ट नंबर 5 है, जहां हम लोग देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका का ये दूसरा पार्ट है। दक्षिणी अमेरिका के पार्ट नंबर 1 में, दक्षिणी अमेरिका के सीरीज में यानी महाद्वीप के सीरीज में, दक्षिणी अमेरिका के पार्ट 1 में हम लोगों ने दक्षिणी अमेरिका का एक फिगर देखा, एक चित्र बना लिया हम लोगों ने, और वो चित्रात्मक अंकन हमारे मस्तिष्क में हो चुका है। दक्षिणी अमेरिका के महत्वपूर्ण 13 देशों के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, और हम लोग अब ये मान के चलते हैं कि उन 13 देशों की राजधानी हमें पता है, उन 13 देशों की हमें एक भौगोलिक स्थिति पता है कि वो कहाँ कहाँ हैं और किस प्रकार से वो सुव्यवस्थित रूप से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर दर्शाए गए हैं। वो महाद्वीप आपके स्क्रीन पर आ चुका है और वो महाद्वीप के बारे में आप लोग सब कुछ जान चुके हैं। जी हाँ, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में अभी जो शेष लड़ाई है, जहाँ से प्रश्नों का आना अब शुरू होगा, जहाँ हम लोगों ने अभी केवल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से एक परिचय मात्र बनाया है, और अब उस फिगर को आप देखते रहेंगे और उस फिगर के माध्यम से सारी चीज़ों को सहेजने का प्रयास किया जाएगा। जी हाँ, शुरुआत होती है आज की क्लास की यहीं से। ध्यान देना, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जहाँ बात हो रही है, यहाँ हम लोगों ने कुल 13 देशों के बारे में जाना है। 13 देश थे, 13 देशों की राजधानियाँ हमें पता है। उन 13 देशों की राजधानी हम बिल्कुल बखूबी अपनी नोटबुक पर लिख चुके हैं, अंकित कर चुके हैं, और अब हम इन 13 देशों के बारे में कुछ खास क्या है, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी और ऐसे विश्वास के साथ हम आपसे रूबरू होते हैं। जी हाँ, तो 13 देश में ये मान के चलिएगा 11 देश ऐसे हैं, 11 देश तटीय हैं। देखिए, जो खास बातें होंगी एग्जामिनर वही पूछते हैं। 11 तटीय हैं और 2 स्थल रुद्ध हैं। हमारे स्टूडेंट साथी जो ये सोच रहे होंगे स्थल रुद्ध क्या है, तो ये बात जान लीजिए, ऐसा देश जिसके चारों तरफ भूमि हो, जल ना हो, जिसका कोई भी एक भी किनारा किसी विशाल जलाशय को स्पर्श ना करता हो, जिसका कोई एक भी किनारा किसी विशाल जलाशय को स्पर्श ना करता हो, यानी सागर या महासागर को टच ना करता हो, उसे स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। इसके पास 11 ऐसे देश हैं जो किसी न किसी सागर या महासागर को टच कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ प्रशांत महासागर, दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के। देखिएगा, हम लोग जहां बात कर रहे हैं, अद्भुत बात तो ये होगी, रोचक बात तो ये होगी, हमारा जो इसमें सबसे बड़ा देश है ब्राजील, ब्राजील सबसे बड़ा है, ब्राजील सबसे बड़ा देश है। यहाँ से अब देखिएगा, आपकी जो क्लास होगी पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ब्राजील सबसे बड़ा देश है, कहाँ का, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहा हूँ। लगे हाथ अभी चलते रहिएगा। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जहाँ हमें 7 महाद्वीप कुल पढ़ने हैं, और उन महाद्वीपों में सोचना, एग्जामिनर ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा तो क्या पूछेगा, दक्षिणी अमेरिका के लोग क्या खाते हैं ये पूछेगा क्या, दक्षिणी अमेरिका में कब कब शादी होती है ये पूछेगा क्या, नहीं ना। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में क्या खास है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देश अगर 13 है, उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ब्राजील। अब ब्राजील किसके लिए फेमस है ये बात पूछी जाएगी, ब्राजील कितने देशों के साथ सीमा बनाता है ये बात पूछी जाएगी। देखना, ब्राजील सबसे बड़ा देश है, बोलिविया, एक तो आप यहां लिखिएगा इक्वाडोर, इक्वाडोर और चिली को छोड़कर, इक्वाडोर और चिली को छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ सीमा बनाता है, बाकी सभी देशों के साथ सीमा, बाकी सभी देशों के साथ सीमा बनाता है कौन, ब्राजील। जी हाँ, तो हम लोग बात ये कर रहे हैं कि ब्राजील जो सबसे बड़ा देश है हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, देखना याद करना बिल्कुल आसान होता है। आप एक चलचित्र बनाइए अपने दिमाग में, एक ऐसा आप ऐसी भावनात्मक विचार सोचिए कि हम लोगों ने अभी फिलहाल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कुछ समय पहले कुछ इस तरीके से बना रखा है,
और हम जब वो चीज़ बार बार हमारे दिमाग में आती कि ऐसे कुछ फिगर था, इस तरीके का बना हुआ था और ऐसे जा करके फिर वो चीज़ ऐसे आई और फिर इस तरीके की एक पतली सी संरचना में कन्वर्ट हो गई और फिर इसके बाद ऐसे बढ़ गई। तो जब हम ये भावना हमारे दिमाग में आ जाती है तो हम सोच पाते हैं कि हमें यहाँ तमाम प्रकार के देश मिले, यहाँ पेरू मिला, इक्वाडोर मिला, कोलंबिया मिला, वेनेजुएला मिला, ऐसे गुयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गुयाना, ऐसे तमाम देशों से हमारा सामना हुआ। हमने यहीं अर्जेंटीना को देखा। तो हम जब ऐसा कर पाते हैं ना तो फिर हमारे विचार हमारी पढ़ाई के साथ अपने आप कनेक्ट होने लगते हैं। ये जो कनेक्शन है ना हमारे आपके बीच में, हमारे आपके बीच में कहने का मतलब हमारी पढ़ाई के बीच में हमारा जो कनेक्शन है वो कनेक्शन कुछ इसी तरीके से होता है जब हम उसे बहुत एकाग्रचित होकर सोचते हैं। तब देखना, हमने ब्राज़ील को सोचा और ब्राज़ील हमारे सामने है। ब्राज़ील हमें लगा कि यहाँ का सबसे बड़ा देश कुछ इस तरीके से फैला हुआ था, यहाँ तक कि वो अर्जेंटीना से भी सीमा बना रहा था। ये सारी बातें हम लोग जान रहे हैं। वहाँ देख पाएंगे कि इक्वाडोर और चिली के साथ, जो कि चिली इधर पतला सा एक संरचना इस तरीके की ये चिली था। इक्वाडोर एक छोटा सा देश जिसे हमने कहा गुलाबों का देश है। इक्वाडोर में ही दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इक्वाडोर, कोटोपैक्सी, उसकी भी बात अभी हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझिए, इक्वाडोर यहाँ था और ये चिली यहाँ था। इन दोनों देशों के साथ ब्राज़ील ने सीमा नहीं बनाया है। सीमा का मतलब इसे स्पर्श नहीं किया है। जी हाँ, हमें पूरा विश्वास है कि आप समझ पा रहे हैं। तो आप बताना, हमारा प्रश्न है कि ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? कितने देश हैं? संख्या बताइए। कितने देशों के साथ ब्राज़ील सीमा बनाता है, ये संख्या बताइएगा। विकल्प है 9, 10, 11, 12, 13। कुल देशों की संख्या 13, 2 को छोड़ा है। बहुत ही तेजी से उत्तर देने वाले स्टूडेंट्स साथी बता रहे होंगे 10, बहुत और वेग से उत्तर देने वाले स्टूडेंट साथी बता रहे होंगे 11। जी हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि 2 देश को छोड़ दीजिए। 2 कौन कौन सा छोड़ना है हमें? एक इक्वाडोर और चिली को छोड़ोगे तो 13 में से 2 जाएंगे, कितना आ जाएगा? कितना कम हुआ? तो 2 कम हुआ तो 11 बचे। लेकिन 11 में स्वयं एक ब्राज़ील भी तो है। ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो उत्तर आएगा 10। क्यों? क्योंकि 11 देशों में ब्राज़ील भी खुद तो एक देश है। इसका मतलब 10 देशों के साथ ये सीमा बनाएगा। जिनका उत्तर गलत हुआ है वो कृपया अपने आप को पुनः उस झरोखे में डालें और सोचें कि हाँ, ये सही बात है, आगे समझिएगा। तो हम लोग जहाँ ये बात कर रहे हैं, देखना, ये जो महाद्वीप है बहुत कुछ सिखाएगा। इधर ऊपर पनामा जल संधि है। जी हाँ, ऐसे नोटबुक पर आप अपना छापने का प्रयास करें, अपनी मस्तिष्क में ये प्रतिलिपि बनाएं। पनामा जल संधि यहाँ है। यहाँ देखिएगा, यहाँ है ड्रेक पासेज। ड्रेक पासेज, ड्रेक पासेज का मतलब क्या और पनामा जल संधि का मतलब क्या? ये भी एक संधि है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को किससे अलग करती है? अंटार्कटिका से अलग करती है। अंटार्कटिका से अलग करती है। जी हाँ, तो किस संधि के द्वारा, किस जल संधि के द्वारा हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग होता है? तो ड्रेक पासेज याद रहेगा ना, तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट। ड्रेक पासेज जल संधि किसे अलग करेगी? अंटार्कटिका को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करेगी। मुस्कुराइए कि आप हमारे साथ हैं। ऐसे प्रश्नों के जवाब लाए हैं कि आपके दिल और दिमाग दोनों को गुदगुदाएंगे, दोनों को ही गुदगुदाने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ और समझना, पढ़ाई कितनी सरल है, कितनी सहज है, इस बात का भी यकीनन आपको विश्वास दिलाएंगे। केवल एकाग्रचित रहे, बस थोड़ी देर के लिए मनोभाव हमारे साथ जोड़े रहे, मजा आपको खूब आने वाला है। देखिएगा, तो पनामा जल संधि, ये जो जल संधि है, कुछ पिक्चर हमारे दिमाग में बने। जो स्टूडेंट साथी पहली बार भूगोल से सामना कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल कठिन लगेगा, लेकिन एक बात समझें, जल संधि, संधि का मतलब समझौता। एक बात समझना, जहां जल संधियों की बात आएगी वहां समझ जाइए कि 2 भूखंड अलग हो रहे हैं या 2 भूखंडों को आपस में जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। तो वहां पनामा जल संधि है और यहाँ ड्रेक पासेज है। ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। पनामा जल संधि दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। याद रहना चाहिए, बहुत बार आपके स्क्रीन पर आपके एग्जामिनर महोदय ने आपके सामने छाप रखा है इस प्रश्न को। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो हमारे जवाब आ चुके हैं, पनामा जल संधि। ड्रेक पासेज जो कि दक्षिणी अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है, कोई दिक्कत नहीं है। भौगोलिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक संरचना हम पहले भी बना चुके हैं। फिलहाल आपके स्क्रीन पर दोबारा एक महत्वपूर्ण पहलू के साथ मुखातिब हैं हम। अब हम जान चुके हैं कि आपने सब कुछ बेहतर करने का प्रण कर लिया है, तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अपनी स्क्रीन पर महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी क्रमवार तरीके से, सिलसिलेवार ढंग से
बताई और समझाई जा रही हैं। देखिएगा, एक कुछ ऐसा पर्वत जो आपके इक्वाडोर के ऊपर से कोलंबिया से लगाकर कुछ इस तरीके की एक पर्वत चोटी जो कि चिली से लेकर के पूरा अर्जेंटीना तक फैली हुई है, उस महत्वपूर्ण विशाल पर्वतमाला को जिसने दुनिया में सबसे लंबा होने का गौरव प्राप्त किया है, विशाल पर्वतमाला जिसने दुनिया में सबसे लंबा होने का गौरव प्राप्त किया है, आइए उससे मुलाकात कराते हैं आपका। दुनिया का सबसे ऊंची पर्वतमाला तो आपके पास है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला जिससे हमें गर्व है, जिसे हम समझते हैं हमारा है, जिसे हम कहते हैं हिमालय हमारा है, ठीक वही बात है। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जो आपके भारत से संबंध रखता है, जो हमारे दिल में बसता है, जो हमसे संबंध रखता है, जिसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसे सागर माथा कहते हैं नेपाल में, वो चोटी पड़ेगी नेपाल में। कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं दूसरी, सबसे लंबी ना कि सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला जानते हो? यही है दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, जिसे हम लोग कहेंगे एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, देखना क्या क्या लाए हैं आपके लिए। लंबी पर्वतमाला है, आपका मनमोहक वो तथ्य आपके सामने मैं रख रहा हूं कि मजा आएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जानते थे, आज हम लोगों ने विश्व का सबसे लंबा जाना है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज। एंडीज, और आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर फैला हुआ है। हमारा मन मस्तिष्क हमसे ये बार बार कहेगा, अच्छा सर चलो कोई बात नहीं, अगर हम ये बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, भला इतना तो बता दीजिए। देखना, इसकी जो एंडीज पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है, एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो कि आपको इसी देश में मिलेगी। ये देश कौन सा है आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, चिली है। थोड़ा सा प्रयास आप भी करते रहें। एकांकागुआ इसकी सर्वोच्च चोटी है। ध्यान देना, गैर एशियाई देशों की अगर सर्वोच्च चोटी पूछा जाए, गैर एशियाई देशों की सर्वोच्च चोटी की अगर बात आए तो भी हमारे उत्तर यहीं रहने चाहिए। गैर एशियाई देशों का मतलब क्या हुआ? जहां हम एशिया की बात करते हैं वहां अपना हिमालय प्राप्त करते हैं, जहां पूरी दुनिया की बात करते हैं फिर भी हमारा हिमालय फर्स्ट पोजीशन अपनाएगा ऊंचाई के मामले में। लेकिन जहां गैर एशियाई देशों की बात आएगी, यानी अपने एशिया से परे हो जाइए आप, तो फिर आपको एकांकागुआ को सर्वोच्च चोटी का दर्जा देना होगा। गैर एशियाई देशों की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ। फिलहाल हमारी सहजता, हमारी बातें मुझे लगता है कि आप तक पहुंच रही हैं और आप बहुत ही विनम्रता से होनहार स्टूडेंट्स की तरह सब कुछ अपने मस्तिष्क में अंकित कर रहे हैं। क्लियर चल रहे हैं, क्लियर कट रास्ते हैं, बहुत मजा आने वाला, देखते जाइएगा। अभी एंडीज पर्वत की बहुत कुछ कहानियां आपके सामने आएगी। देखना, यही इसी एंडीज पर्वत पर देखना, इसीलिए मैं सारी बातें एक जगह रख रहा हूं। इसी एंडीज पर्वत पर ये जो देश है जिसका नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर क्या है? देश। ये जो देश है जिसका नाम है इक्वाडोर, इसमें एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। एग्जामिनर कितने अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपसे पूछते हैं। हम लोग लूसेंट पढ़ते हैं तो हमें एक रटने जैसा तरीका महसूस होता है, कोटोपैक्सी इक्वाडोर याद भी रहता है। अजीब सी बातें, कुछ चीज़ें हमें बहुत ही आराम से बहुत दिन तक याद रहती है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, कोई बात नहीं, याद है तो बिल्कुल सही, लेकिन एग्जामिनर ने ऐसा सवाल ही नहीं किया। उसने कहा कि कोटोपैक्सी का संबंध है, पर्वतमाला दे दिया वहाँ पर, फिर तो आपको एंडीज टिक करना पड़ेगा ना। इसीलिए आपको जरूरी है चीज़ों को समझना कि कोटोपैक्सी मिली कहाँ थी हमसे। तो कोटोपैक्सी हमसे कहाँ मिली है? इक्वाडोर में मिली है, इस बात को ध्यान देना। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। और एक ज्वालामुखी और यहीं याद रखना, चेम्बोरोजी, ये भी एक ज्वालामुखी है। यानी ये दोनों क्या हैं? ज्वालामुखी हैं, और दोनों का संबंध एंडीज पर्वतमाला से है, और दोनों का संबंध महत्वपूर्ण देश इक्वाडोर से है। कोई दिक्कत नहीं। इक्वाडोर की राजधानी हम लोगों ने पढ़ी थी क्यूटो, जो कि दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इस बात की चर्चा एपिसोड 1 आपसे कर चुका है। तो क्रमबद्ध तरीका अपनाएंगे, बहुत कुछ जानकारी अपने साथ साथ ले आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चलें तो मज़ा ज़्यादा आएगा। यहाँ अब हम काम कर रहे हैं, जहाँ जो कर चुके हैं उसको छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं।
ऐसा नहीं कि ये बताया नहीं गया, बताया जा चुका है। एपिसोड 1 देखेंगे तो हाल पता ही चल जाएगा आपको। तो इक्वाडोर देश की कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ये जो ज्वालामुखी है, ध्यान देना, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका जवाब होगा कोटोपैक्सी, विश्व की सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। फिर ये नहीं, वो तो आपको इटली में मिलेगी, वो डेल सलाडो उसका नाम आएगा, लेकिन वो हम यूरोप में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय, सर्वाधिक ऊंचाई पर सक्रिय है, फिलहाल सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, तो फिर हमारे जवाब हो जाएंगे कोटोपैक्सी इक्वाडोर, जो कि एंडीज पर्वतमाला से बिलोंग करती है। कोई समस्या यहाँ आपको नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण चीज़ों का बहुत कुछ आपको देना है, बहुत कुछ लाए भी हैं आपके साथ जोड़ने के लिए। जी हाँ, अभी फिलहाल सजा रहे हैं, देखना अभी मनमोहक बातों को अभी खोलना बाकी है। ब्राज़ील का एक पत्तन बता ही चुके हैं, सेंटोस, सेंटोस जिसे कहा जाता है कहवा पत्तन, विश्व का कहवा पत्तन सेंटोस कहाँ पड़ेगा? ब्राज़ील में, कुछ इसी किनारे। यहीं आपको मिलेगा रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो विश्व की दूसरी फैशन नगरी, विश्व की सेकेंड फैशन नगरी। ऐसा क्यों? पहली क्या है? पेरिस है, फैशन नगरी के नाम से जानी जाती है पेरिस, फर्स्ट पोजीशन। दुनिया की दूसरी फैशन नगरी पूछी जाए तो रियो डी जेनेरो, जो कि ब्राज़ील में मिलेगा, जिसे रैंप नगरी भी कहा जाता है। यहाँ प्रदर्शनी होती है, रैंप वाले वो जो बातें करते हैं, जो चीज़ें आप देख भी आते हैं, कई जगह आप ऐसे चीज़ों से मुखातिब भी होते हैं कि लोग कपड़े एक अलग अलग प्रकार के परिधान पहन करके वो थोड़ा सा अपने ये चाल चलन के तरीके को थोड़ा सा इधर उधर करके फिर चलते हैं, तो ऐसे नाचते हुए मान के चलना हमारे हिसाब से, तो उस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन जबकि वो कला है, नाच नहीं रहे हैं, वो उनकी अद्भुत कला, हम लोग ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी एक आर्ट होना चाहिए, एक वो जानकारी होनी चाहिए, वो एक बिल्कुल अलग प्रकार की व्यवस्था है। तो वो यहाँ है, इसलिए इसे रियो डी जेनेरो को भी रैंप नगरी के नाम से जाना जाता है। मेरे हिसाब से ये मामला आप क्लियर कर पा रहे हैं। हम लोग देखना अभी जो कि जगह बचा हुआ हमारे पास स्पेस है, तो हम लोग बात करते रहेंगे। यहाँ हम लोग सबसे पहले अभी झीलों की बात कर लेते हैं, झीलों से और उनसे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा हम करेंगे। जी हाँ, तो जहाँ हम इसकी पृष्ठभूमि बना रहे हैं, जहाँ हम इसके एंडीज पर्वतमाला को अभी फिलहाल अभी समझे हैं, अब हम झीलों की बात करते हैं। झीलों में सबसे ऊपर आप देखेंगे एक झील मिलेगा जिसका नाम है मराकाइबा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अपनी नोटबुक पर बनाए हुए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के चित्र को देखिए, जहाँ आपको वेनेजुएला मिला होगा। कौन सा देश? वेनेजुएला, याद आया होगा वेनेजुएला, जो कि आपको सीधा कोलंबिया के बाद मिलेगा, कोलंबिया के जस्ट सटा हुआ बगल में वेनेजुएला मिलेगा। वेनेजुएला में एक झील है जिसका नाम है मराकाइबा। किसके लिए प्रसिद्ध है जानी जाती है? एग्जामिनर महोदय का ये प्रश्न होगा, मराकाइबा झील, झील लिख दे रहा हूँ, आप जाने रखिएगा। ये कहाँ मिलेगी आपको? वेनेजुएला में। किसके लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए, यानी इसके आसपास का क्षेत्र, इसके आसपास का क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। इस बात की जानकारी आपके नोटबुक पर मस्तिष्क में होनी चाहिए। तो मराकाइबा झील की बात कर चुके हैं। स्टार झील है, स्टार झील के बाद दूसरा देखिएगा, अगली झील है टिटिकाका, टिटिकाका, टिटिकाका झील। अब ये जो टिटिकाका झील है ये क्यों फेमस है भला? टिटिकाका देखना, ये कहाँ मिलेगी? पेरू, पेरू और बोलविया, बोलविया भी देश मिला ना, स्थलरुद्ध है ये। देखिएगा, अगर स्थलरुद्ध देशों की बात आएगा तो कौन कौन से देश हैं? एक है बोलविया और एक है आपका स्थलरुद्ध में पराग्वे। ये दो देश ऐसे हैं जो स्थलरुद्ध है, जिनकी कोई भी सीमा किसी भी विशाल जलाशय से स्पर्श नहीं होती है। हम बात कर रहे हैं कहाँ? टिटिकाका झील पेरू और बोलविया की सीमा पर है, सीमा पर है। इसका महत्वपूर्ण प्रश्न क्या पूछा जाता है? टिटिकाका झील जो कि पेरू और बोलविया की सीमा पर है, ये दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, देखना दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित तो टिको सेकरू तिब्बत का है, लेकिन दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, आगे पर सुनिएगा, नौकागम्य झील। अब वो नहीं टिक करेंगे, अब ये टिक करेंगे। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, यानी दुनिया की
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील, नौकागम्य झील कौन है? तो टीटीकाका। एक और अद्भुत बात बताएं, हमारे साथ जुड़े हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तो फिर आप तो फिर कैसे कहेंगे कि आप अपना वादा निभा रहे हैं। आपसे जुड़ करके कुछ अलग जानकारियां भी हमें प्राप्त हो रही हैं। जी हाँ, देखना हमारा प्रश्न क्या है। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मीठे पानी की झील कौन सी होगी? यही होगी बाबा, यही होगी। देखना, दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य, और अगर पूछा जाए मीठे पानी की, तब भी आपका जवाब यही होना चाहिए, मीठे पानी की भी झील कौन सी है? यही है, कोई दिक्कत नहीं। एक झील आपको यहीं और मिलेगी बोलबिया में, जिसका नाम है पोगा, कहीं कहीं ये झील का नाम लिखा रहता है पोमा। यह भी जो झील है ये भी मीठे पानी की ही झील है, स्वच्छ पानी की झील है या ताजे पानी की झील है। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिली थी। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ताजे पानी की झील आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मिल रही है। आशा करते हैं पूरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और बहुत ही मनोवेग से आप इसे ले भी पा रहे हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मान चले कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग यहाँ की महत्वपूर्ण झीलों के बाद महत्वपूर्ण नदियों की बात करेंगे। जी हाँ, पर्वत एक विशेष जो कि एंडीज पर्वत के नाम से जाना जाता है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं। बहरहाल एक बात आप समझना, नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इन नदियों पर चर्चा हम लोग करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सफ़र पर हैं आप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस तरीके का है, खूबसूरती में कैसा है, डरावना है, कैसा नहीं है, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा बनाए हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ कौन सी झीलें हैं, हम ये जानना चाहते हैं यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है। ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हमारे पास हैं जिन जानकारियों को आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। हम बात करते हैं नदियों में। सबसे पहले देखना, अमेजन नदी, अमेजन नदी सबसे पहली बात, अमेजन नदी यहीं से निकलेगी, पेरू से निकल जाएगी और इस तरीके से बहती हुई देखना खूबसूरती इसकी बहती हुई अटलांटिक महासागर में गिर जाएगी। कुछ चीज़ें तो हम आपको फिगर से बता देंगे। कहाँ गिरेगी ये? अटलांटिक महासागर में। जहाँ ये गिरेगी एक डेल्टा बनाएगी। क्या बनाएगी? डेल्टा। और उस डेल्टा का नाम है मकापा डेल्टा। मकापा डेल्टा एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि कौन सी नदी मकापा डेल्टा बनाती है। आपका उत्तर होगा अमेजन नदी। यही अमेजन नदी क्या बनाती है? मकापा डेल्टा बनाती है। यहाँ तक की बातें क्लियर है। देखना, अमेजन नदी अब आपको पता चल चुका है कहाँ से निकल रही है, एंडीज पर्वत से, और कहाँ गिर रही है? अटलांटिक महासागर में। ये फिगर आपको बता रहा है। आप भी अगर फिगर से जुड़े हैं या अपनी नोटबुक पर अपने पेन को चला रहे हैं तो इतना कहना काफ़ी है कि इसका उद्गम क्या है और इसका मुहाना क्या है। सारी बातें आपको यथावत मिल भी रही होंगी क्योंकि हम उसको चित्रात्मक रूप से आपके स्क्रीन पर अंकित कर रहे हैं। देखिएगा जरा, अब जो इसकी खास बातें हैं वो लिखेंगे। ये देखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी। कंफ्यूजन तब होगा जब बड़ी ना कह करके लंबी पूछी जाएगी। ध्यान देना, जब लंबी की बात आएगी ना तो आपको नील कहना होगा। बड़ी का मतलब अफवाह तंत्र के मामले में, आयतन के मामले में, सर्वाधिक जल संग्रहण के मामले में। अब ये बात समझना, बड़ी का मतलब होता है सर्वाधिक जल संग्रहण, सर्वाधिक जल संग्रहण यानी सबसे ज्यादा जल को संग्रहित करने वाला, या सबसे ज्यादा आयतन में कह सकते हैं सर्वाधिक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? बड़ी कहेंगे। या कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आएगा अफवाह तंत्र करके, अपवाह तंत्र, सर्वाधिक अपवाह तंत्र किसका है? तो आपका जवाब हो जाएगा फिर अमेजन नदी का। कोई डाउट नहीं ना? सर्वाधिक अपवाह तंत्र किसका है? तो अमेजन नदी का। इसके अंदर सर्वाधिक जलाशय यानी जल की मात्रा सर्वाधिक, सबसे ज्यादा जल लेकर के बहेगी ये और जाकर के अटलांटिक महासागर में गिरेगी और एक डेल्टा बनाएगी जिसका नाम है मकापा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक की बातें क्लियर है ना? हम बात कर रहे हैं अमेजन नदी के बारे में। अमेजन की खूबसूरती यहीं रुक जाए तो मजा किरकिरा हो जाएगा। ध्यान देना, अगर दुनिया की सबसे गर्म नदी की बात आए ना, दुनिया की सबसे गर्म नदी, सबसे गर्म नदी अगर ये बात पूछी जाए तो भी आपका अमेजन होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
क्योंकि अमेजन नदी का ये जो डेल्टा है, ये है 0 डिग्री अक्षांश, यानी भूमध्य रेखा पर ये है रोचक, ये है हमसे मिलने का अद्भुत फायदा। भूमध्य रेखा पर स्थित कौन सा डेल्टा है, लगाना टिक अब भूमध्य रेखा पर स्थित कौन सा डेल्टा है, तो आपका जवाब होगा मकापा डेल्टा। किस नदी से संबंध, अमेजन से। जरा बताना, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बर्फ भर सीधी पड़ेंगी तो जल गर्म कहाँ होगा, पेरू में एक स्थान अमेजन नदी का ऐसा है, ऐसा मैं ऐसी जानकारी रोचक तथ्यों में रखूंगा, फिर भी आपको बताता चलूं कि अमेजन नदी का एक स्थान है जिसका नाम अभी नहीं लेंगे, रोचक तथ्य का इंतजार करिएगा, प्लेलिस्ट में आएगा। फिलहाल अभी समझना, वहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ अमेजन नदी का जल इतना ज़्यादा गर्म है कि आप चाय बना सकते हैं, इससे आकलन कर सकते हैं कि अमेजन नदी कितना गर्म होगी। गर्म होने के साथ साथ ऐसा नहीं कि हर जगह ये गर्म ही है, ऐसा नहीं है। गर्म है मतलब कहने का तात्पर्य है कि जहाँ धूप ज़्यादा है वहाँ गर्म है, कहीं कहीं ऐसे है कि यहाँ धूप ही नहीं पहुँचती है। जब ये घने जंगलों से गुजरेगी तो वहाँ धूप ही नहीं पड़ेगा, इसके आसपास के वन धूप ही नहीं आने देंगे। देखना, अभी तो फिलहाल हम जहाँ चर्चा में बने रहे, इतनी बातों को आप समझ चुके हैं। देखना अभी खास कर क्या है आपके लिए, क्या लाए हैं, देखना मदिरा नहीं कह रहा हूँ, मदिरा नदी सहायक है किसकी, अमेजन की। ये सहायक नदी है अमेजन की मदिरा, लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी की सहायक जो है वो भी अपने आप में है दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये है आपके लिए न्यू क्वेश्चन, ये मैं मान के सकता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, मुझे लगता है कि आपके नोटबुक पर ये अंकित नहीं होगा। दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, मदिरा। किसकी सहायक है, अमेजन की। अमेजन क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी की सबसे बड़ी सहायक है। क्लियर है ना। देखिएगा अगली बात हम करेंगे यहीं पर बात करेंगे अमेजन में नीग्रो और अमेजन नदी और नीग्रो नदी जहां आपस में मिलती हैं। नीग्रो अमेजन का जो मिलन बिंदु है, नीग्रो अमेजन का मिलन बिंदु पर एक स्थान स्थित है जिसका नाम है मानुस शहर बसा है जो कि रबड़ उद्योग के लिए जाना जाता है। मानुस शहर बसा है संगम पर जो कि रबड़ उद्योग के लिए जाना जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिएगा क्या क्या लाए हैं आपके लिए। मदिरा नदी सहायक है, दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नीग्रो भी अमेजन की सहायक है। नीग्रो भी तो अमेजन की सहायक है, जब उसमें मिल रही है तो। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, जो नदियाँ किसी भी स्थान से निकल के किसी विशाल नदी में जाके मिल जाए तो उस नदी की सहायक बन जाएंगी। क्लियर है ना। तो यही जैसे गंगा की सहायक यमुना है कि नहीं है, तो ऐसे ही तो नीग्रो अमेजन की सहायक है। ये इनका जहाँ मिलन बिंदु है, जहाँ इनका संगम है, जैसे गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में है, वैसे नीग्रो और अमेजन का संगम मानुस शहर में है जो कि रबड़ उद्योग के लिए जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जो कि रबड़ उद्योग के लिए जाना जाता है। ऐसे ही नहीं, अमेजन खूबसूरत लगेगा, अमेजन बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उतना ही ज़्यादा डरावना भी लगेगा आपको। देखना अमेजन का जो आसपास का क्षेत्र है, इसके आसपास बसे हुए जो देश हैं, इसके आसपास बसे हुए मैं उन देशों के नाम आपको इंगित भी कराना चाहूँगा। ध्यान दिया जाए तो हम लोगों के सामने ऐसे तमाम देशों की संरचना हूबहू आनी शुरू हो जाएगी। जहाँ हम बात करते हैं इक्वाडोर की, जहाँ हम बात करते हैं कोलंबिया की, जहाँ हम बात करते हैं वेनेजुएला की। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस पर चर्चा भी किया है, पहले एपिसोड में इनकी राजधानी भी हम लोगों ने अंकित कर लिया है। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के बाद गुयाना के बाद सूरीनेम और सूरीनेम के बाद फ्रेंच गुयाना। आगे चले आएंगे तो आपको पेरू मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 इतने हो गए इधर ही। इसके बाद आप देखिए ब्राज़ील आपका हो जाएगा, ब्राज़ील के बाद आपको बोल्विया मिल जाएगा। ये सारे देश अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो 9 देश आपके सामने मैंने स्क्रीन पर साझा किया है, क्यों किया है, इसका खास मकसद है हमारा। खास मकसद हमारा क्या है इन देशों से, खास ताल्लुकात हमारा क्या है इन देशों से आपके स्क्रीन पर लाने का हमारा उद्देश्य क्या था। हमारा उद्देश्य है दुनिया का सबसे बड़ा वन दुनिया की सबसे बड़ी नदी के पास है। दुनिया का सबसे बड़ा वन दुनिया की सबसे बड़ी नदी के पास है, जिसका नाम है अमेजन।
अमेजन वर्षा वन। वर्षा वन क्यों कहते हैं इसे, इसका कारण समझिएगा। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछ जाएगा मेरे दोस्तों, कुछ भी पूछ जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा अमेजन वर्षा वन। कुछ करना कहाँ है, 0 डिग्री जाएगी तो उष्ण कटिबंधीय तो होगा ही होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ होगी, यहाँ पर रहने वाले लोग वाकई में बहुत ही ज़्यादा काले होंगे, लेकिन यहाँ के जो पौधे होंगे वो बहुत दिल वाले होंगे। खाते पीते घर के हष्ट पुष्ट पौधे यहीं आपको देखने को मिलेंगे, हरे भरे पौधे, लंबे लंबे पौधे, सदैव बर्फ भर अपनी पत्ती ना गिराने वाले सदाबहार वन आपको कहाँ मिलेंगे, अमेजन के वर्षा वन में। कौन से वन, सदाबहार वन, सदाबहार वन। और ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ये कौन सा अमेजन का वर्षा वन, जो आप देख सकते हैं इन 9 देशों में फैला हुआ है। सर्वाधिक विस्तार किसका, अमेजन का, ब्राजील में मिलेगा। बहरहाल मैं इस पर चर्चा अभी इतना ले रहा हूं, लेकिन इसके बारे में बहुत सी कहानी, रोचक जानकारी, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की रोचक जानकारी की पृष्ठभूमि पर रोचक जानकारी के प्लेलिस्ट में हम प्रोवाइड कराएंगे। बहरहाल उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये महाद्वीप का जो हम लोग एक विस्तृत जानकारी हासिल कर रहे हैं, अभी फिलहाल यहीं बने रहेंगे। हमारा काम है अमेजन वर्षा वन को जानना। अमेजन वर्षा वन एक सदाबहार वन है जो कि उस कटिबंधीय क्षेत्र में पड़ेगा। यहाँ ऐसे पौधे होंगे क्योंकि यहाँ देखना, ज़्यादा धूप ज़्यादा बारिश किसके लिए लाभकारी, पौधों के लिए। ज़्यादा धूप ज़्यादा बारिश होगी तो हमारा जीवन यहाँ कैसे चल पाएगा, मुश्किल कठिन हालात में। यहाँ ऐसे ऊंचे ऊंचे पौधे हैं जिनकी लड़ाई धूप से है। ये धूप को चुनौती देते हैं, ये सूर्य की किरणों को चुनौती देते हैं और कहते हैं ना ना ना, यहाँ आपको नीचे आने नहीं देंगे हम। और ऐसे कई स्थान आपको अमेजन के घने वन में मिलेंगे जहाँ दिन में भी आपको अंधेरा दिखेगा। और ऐसे जगह पर जाने के लिए लोग डरते भी हैं और डरना भी चाहिए। नहीं जा सकते आप, दुनिया का सबसे बड़ा सांप मिल जाएगा, एनाकोंडा खा जाएगा आपको, मुरब्बा समझता है आदमी को। दुनिया का सबसे बड़ा सर्प एनाकोंडा मिलेगा, आपका इंतजार करेगा। बड़ी बड़ी बकरियों को अपना निवाला यूं ही बना लेता है। अमेजन नदी में, यही इसी खूबसूरत नदी में, इसी सबसे बड़ी नदी में वो टहलता रहता है। अमेजन नदी एक प्रकार की दलदली नदी है, वो इसी में अपने शिकार को ढूंढता रहेगा, अमेजन में टहलेगा। खतरनाक है कि नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर तो अमेजन के आसपास जनजातियाँ हैं, उन्हें भी आप याद भी रख सकते हैं। एक जनजाति का नाम मैं लूँगा कुलीना जनजाति, और एक जनजाति सुरोई। 2 महत्वपूर्ण जनजातियाँ बहुत हैं यहाँ पर। इन लोगों का असंबद्धता है हमारे समाज से, यानी इन्होंने हमसे किनारा कर लिया है, इन्होंने हमसे नाता नहीं जोड़ा है। ये वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है दुनिया क्या है। ये वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि आगे के लोग ऐसे टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हम लोग कितना भाव खाते हैं, जिन्हें ये पता नहीं है कि हम लोग कैसा जीवन बिताते हैं। एक खासकर बात आपको बता दें, खास बात बता दें कि ये जो जनजातियां हैं, इनका जितना जीवन है ना, उतना आप कभी जी नहीं पाएंगे। इनके पास जितनी ताकत है उतनी कभी आपके पास आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से नेचर पर निर्भर हैं, नेचर और नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और अपने इसी घने जंगल में अपना गुजारा और बसर करते हैं। ये कहीं बाहर जाना ही नहीं चाहते और आपको देख करके इनके अंदर नाराजगी व्यक्त होती है। आप जा भी नहीं सकते हैं बगैर किसी प्रोटेक्शन के। मेरी बिल्कुल सलाह नहीं है यहाँ ना किसी व्यक्ति को जाने का, कोई इस तरीके का हो सकता प्रावधान ही हो, नहीं होगा। लेकिन ध्यान देना, कुलीना जनजाति तो ऐसी है जो आदमी को मार के खा जाएगी। सोचना अब कैसे जाओगे, अभी तो हिम्मत बना रहे थे आप, अब तो जाओगे ही नहीं। कुलीना जनजाति ना आपकी खूबसूरती को देखेगी ना तो एक बार ये सोचेगी कि मैं तो इतना काला हूं, क्योंकि ये लोग इतने काले होंगे क्योंकि इनके पास दिल ही नहीं होगा। वो दिल वाले ना होंगे कि दिल ही नहीं होगा। ये आपकी विचारों को ये समझेंगे कि आप इनकी जो रहन सहन है उस रूपरेखा को बदलने आए हैं, आप इनका घर उजाड़ने आए हैं, ये नहीं जाना चाहते। बहरहाल इतनी ज़्यादा कटाई और इतना ज़्यादा प्रदूषण, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का असर अमेजन के घने जंगलों पर पड़ रहा है, जिससे इन जनजातियों में गिरावट आ रही है। ये लोग धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और भूख प्यास की इस बढ़ती त्रासदी को ये झेल नहीं पा रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे इन जनजातियों का लुप्त होना तय माना जा रहा है। परंतु एक बात विशेष ध्यान रखें, ये जनजातियाँ भी मनुष्य हैं हमारी तरह, आपकी तरह। बस इतना है, इनका दोष कुछ नहीं है। ये झोपड़ी में रहते हैं और हम अपने लिए महल बनाते हैं।
ये सूखा रूखा खाना खाते हैं और हम लोग पिज्ज़ा और बर्गर खा जाते हैं। इनके पास चीज़ें नेचुरल होती हैं, हमारे पास तमाम ऐसे केमिकल से बने हुए बनावटी खाद्य पदार्थ होते हैं। हम अपनी दिनचर्या को कितना भी बेहतर क्यों कर लें, लेकिन इनसे बेहतर नहीं हो सकते हैं। इस बात को भी ध्यान देना, जनजातियां आपके लिए बुरी नहीं हैं। इन्होंने इस पूरे समूचे प्रांगण को, इस अमेजन नदी और अमेजन वर्षा वन को आपके लिए जीवंत रखा है, जीवंत रखा है। बगैर मानव की कोई भी संरचना किस तरीके से होगी, सोच के कल्पना करके देखो। और ये हैं इस जंगल के हीरो, ये हैं इस जंगल के कर्ता धर्ता। देखना, अमेजन वर्षा वन यूं ही खास नहीं है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन तो आप यहीं से लाओगे। 20% ऑक्सीजन दुनिया का यही देगा आपको, यही देता है। ध्यान देना, 20% ऑक्सीजन अमेजन का घना वन आपको देता है। इसीलिए इसी अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। आपके एग्जामिनर महोदय ये बात पूछने से चूके ही नहीं है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन के घने वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। हमारे एग्जामिनर महोदय जी ने इस बात को पूछ लिया है, बड़े बड़े एग्जामों में ऐसे प्रश्नों से मुखातिब हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत ही खास है हमारे लिए और जिनको हम बिसारे हैं तुम्हारे लिए। तो सारी बातें हैं आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं हम, और इन जातियों से आपका ताल्लुकात हमने जोड़ा है। अमेजन नदी की बातें चल रही हैं और अमेजन नदी की कुछ सहायक नदियों की भी बातें हम लोग कर चुके हैं। अमेजन नदी अभी भी देखना, अमेजन नदी पर एक आपको यहाँ अंदर स्थित एक बंदरगाह मिलेगा। बंदरगाह यहाँ एक मिलेगा जिसका नाम है मानौस, मानौस बंदरगाह। मानौस बंदरगाह क्या खासियत है इसकी? अमेजन नदी पर फिलहाल है। मानौस बंदरगाह कहाँ मिलेगा? अमेजन नदी पर मिलेगा। अच्छा एक बात देखना, बंदरगाह अक्सर नदियों के मुहाने पर मिलते हैं, जहाँ नदियाँ गिरती वगैरह हैं वहाँ मिलते हैं, लेकिन यहाँ बहाव ज़्यादा है, यहाँ कोई बंदरगाह बना नहीं है। दूसरी बात समझना, इतने अंदर बंदरगाह बनाने का उद्देश्य क्या था? जिससे इन जनजातियों को भी कुछ खाना पीना मिल सके, इन जनजातियों को भी कुछ सुविधा मिल सके, और इसी बहाने हम इस अमेजन के घने जंगल की कुछ रूपरेखा को हमेशा हमारे वैज्ञानिक समझ सकें। खास बात आपको बता दें, हमारे वैज्ञानिकों ने इसका केवल 10% ही आज तक अध्ययन कर सके हैं। 90% तो जानकारी ही नहीं अमेजन में क्या है। हमारे वैज्ञानिकों को, इतना रहस्यमयी जंगल है ये, और माना जाता है, वैज्ञानिकों का दावा है कि यहाँ ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ फिलहाल हैं और मिलने की संभावना है जिनको खाने से आदमी 200 वर्षों तक जीवित रह सकता है। फिलहाल ये कब मिलेगा और इसकी तलाश रहेगी लोगों को, हमें भी इसका इंतजार रहेगा, और खासकर इस जड़ी बूटी का मिल जाए तो हम लोग 200 वर्षों तक जीवित रहें, यंग रहें और खाते पीते रहें। तो ऐसी जड़ी बूटियाँ जिनकी खोज जारी है, पता नहीं ये वैज्ञानिक कब इसको प्राप्त करेंगे, जिसकी आशा और अभिलाषा हम सब लोगों को बनी रहेगी। लेकिन हम लोग खासियत समझ रहे हैं, मानौस बंदरगाह की महत्वपूर्ण जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। अंदर स्थित है इसलिए खास है, अंदर स्थित है इसलिए खास है। दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह पूछा जाए, दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह अगर बात की जाए, दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए मानौस बंदरगाह। हम लोग अमेजन नदी की महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू हो चुके हैं। अमेजन से बनने वाले ऐसे महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को हम साझा कर चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। महत्वपूर्ण सीरीज में, इस महत्वपूर्ण कड़ी में हम लोग नदियों से संबंधित तमाम ऐसे प्रश्नों को हल कर लेंगे। इसी कड़ी में, इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे वेनेजुएला का। देखना, हम आप लोगों से कह भी चुके हैं, इसके बाद आपको कोलंबिया मिला था और इसके ठीक बाद आपको एक देश मिला था जिनका नाम था वेनेजुएला। ये मान के चलिए वेनेजुएला है, वेनेजुएला। यहाँ एक नदी आपको मिलेगी जिसका नाम है, इस तरीके से बहती हुई चली जाएगी, जिसका नाम ओरनिको नदी, ओरनिको नदी। इसकी खासियत क्या है, मैं इसको यहाँ अंकित कर दे रहा हूँ, वहाँ आप फिगर में देखते रहें। यानी दूसरी नदी महत्वपूर्ण जिसका नाम है ओरनिको। ओरनिको नदी किस लिए खास है, कहाँ मिली? वेनेजुएला में। यहाँ वेनेजुएला अंकित कर दे रहे हैं, वेनेजुएला। और क्यों खास है? इसे दक्षिणी अमेरिका की तेल नदी कहा जाता है। इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। इसके आसपास के क्षेत्र में पेट्रोलियम खूब मिलेगा आपको, और जैसे ही यहीं आप देखेंगे, यहीं आपको मराकाइबा झील भी मिलेगी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्लियर है ना? इसलिए हम उस बात की जानकारी आप तक शेयर कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओरनिको नदी वेनेजुएला और दक्षिणी अमेरिका की इसे तेल नदी कहा जाता है। देखना, इसी ओरनिको नदी की एक सहायक आपको मिलेगी जिसका नाम है चुरुल। चुरुल क्या है? सहायक नदी। किसकी?
ओर्निको की सहायक है चुरुल, और इसी चुरुल की सहायक है, चुरुल की देखना क्या कड़ी दे रहे हैं आपको, कैरोना, कैरोना या कैराना करके रहेगी। कैरोना नदी इसकी सहायक है, जिसपे कौन सा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। ये लीजिए, एंजिल जलप्रपात कहाँ मिलेगा आपको, इसका मतलब हम लोग वेनेजुएला में हैं। देश की बात आए तो वेनेजुएला, क्योंकि अभी फिलहाल ओर्निको नदी हमें यहाँ मिली, तो इसकी सहायक भी तो यहीं आई होगी, चुरुल, और इसी चुरुल की सहायक कौन है, कैरोना। कुछ भी पूछ ले, फिलहाल ऐसे ही फिजूल के प्रश्न नहीं बनते हैं, वो ऐसे कहेंगे कि कैरोना किसकी सहायक है, आप कहिए ओर्निको की है। जैसा विकल्प हो, चुरुल ना हो तो ओर्निको लगाएंगे फिर ना हम, इस तरीके से देखना। तो ओर्निको की सहायक चुरुल, चुरुल की सहायक कोरोना, कैरोना नदी, और कैरोना नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात यानी वाटरफॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा, तो यही है एंजिल। कहाँ मिलेगा, वेनेजुएला में। किस नदी पर, कैरोना नदी पर। कैरोना किसकी सहायक है, ओर्निको की सहायक है। ये खास बात, ये खास पेशकश आपके लिए है। आप मुस्कुराइए कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिए, हम जहाँ बातें कर रहे हैं कुछ खूब सारी ऐसे ही इसी लाइन में आपको यहीं पर एक देश मिला था, पराग्वे। पराग्वे से एक नदी निकली जिसका नाम है पराग्वे, पराग्वे। और यहाँ ब्राज़ील से एक नदी आएगी जिसका नाम है पराना। यहाँ आपको छोटा सा देश मिला था उरुग्वे, जिसका नाम है उरुग्वे। देखना तो कौन कौन सी नदियाँ आ गई, और मैं ये फिगर इस तरीके से दे रहा हूँ आपको। पराग्वे नदी, उस नदी का नाम भी पराग्वे है। एक नदी ब्राज़ील से इस तरीके से आई, इस नदी का नाम है पराना। और एक नदी उरुग्वे से कुछ इस तरीके से आई, इस नदी का नाम है, इस नदी का नाम है उरुग्वे। ये तीन नदियों का जो क्षेत्र है जिसे हम त्रियाब कहेंगे, दो नदियों के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब, इसे हम क्या कहेंगे, त्रियाब। त्रियाब, जो ये त्रियाब है इसे हम लोग कहते हैं लाप लाट का मैदान, लाप लाट का मैदान। लाप लाट का मैदान कौन सी नदियां बनाती हैं दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पर मैं साझा कर चुका हूं। ये तीन नदियां मिलकर के लाप लाट का मैदान बनाएंगी, जिसमें पराग्वे, पराना और उरुग्वे की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनके बीच की भूमि जिसे हम त्रियाब कहते हैं, जैसे गंगा यमुना की भूमि की बीच की भूमि को दोआब कहते हैं, ऐसे इनके बीच की भूमि को हम त्रियाब कहते हैं। खास पेशकश में खास बातें आपके साथ चल रही हैं, और मुझे लगता है कि आप भूगोल को पूरे हृदयगत गहराइयों से समझ पा रहे हैं। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते जाएंगे और चीज़ों को समझते भी जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी जो पराना नदी की खासियत क्या है, यहाँ से एक दो प्रश्न और आपके एग्जामिनर महोदय पूछते रहेंगे और पूछते भी गए हैं। तो पराना नदी की एक दो खासियत मैं आपके सामने और लिख देता हूँ। एक तो ध्यान देना, इसी पराना नदी पर एक आपको बांध मिलेगा जिसका नाम है इटेपू बांध। इटेपू बांध का मतलब है विद्युत परियोजना से, विद्युत परियोजना से। खास क्यों इसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने कहा एग्जामिनर पूछेगा आपसे क्या यहाँ का मसाला थोड़ा पूछेगा कि फला आदमी ने कौन सा मसाला डाला था, ये पूछेगा ना। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो इटेपू परियोजना है। और किस नदी पर है, अगर ये बात पूछी जाए तो कहिए सर इसी पराना और उरुग्वे नदी पर है। और ये आप सीधी सीधी बात जाने कौन सी नदी पर, पराना नदी पर, और कहाँ, ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा पर। ब्राज़ील अर्जेंटीना की सीमा पर है, सीमा पर। क्लियर है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा पर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, समझना ये बहुत ही खास पेशकश है आपके लिए। हम पराना नदी पर बात कर रहे थे, पराना नदी को देख चुके हैं हम। इस नदी पर एक बांध है इटेपू। क्यों खास है, क्योंकि ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी परियोजना है, इसलिए ये खास है। और कहाँ मिलेगी, तो ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सीमा पर मिलेगी। इसी ब्राज़ील और अर्जेंटीना की बात सुन के याद आया, देखना कि यहाँ जो आपने अभी पराना नदी फिलहाल देखा है, पराना नदी, यहाँ मैं इसे नोट करा दे रहा हूँ, पराना नदी और उरुग्वे नदी के तटों पर, के तट पर, यानी जहाँ ये मिल रहे हैं इसके आसपास के क्षेत्र में एक आपको मिलेगी मोंटीवीडियो, और आपको एक मिलेगा ब्यूनस आयर्स शहर हैं ये,
और राजधानी है ये। ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की। मोंटेवीडियो किसकी राजधानी है? उरुग्वे के। किस नदी के किनारे हैं? विकल्प का चुनाव करिएगा, पराना मिलेगा या तो उरुग्वे मिलेगा। अब आपका चुनाव आप पर निर्भर करता है, आप कैसी वैकल्पिक व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं और कितना एकाग्रचित होकर के आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा काम है हर चीज़ें आप तक देना, जहां कन्फ्यूजन हो उसे भी मिटाना, इसलिए तो हम आपसे मुखातिब हैं। तो मोंटेवीडियो मशहूर शहर, उरुग्वे की राजधानी। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी। दो मशहूर शहर पराना नदी या उरुग्वे नदी के तटों पर बसे हुए हैं, इसलिए ये खास है। ये खास पेशकश में खास बातें आप तक पहुंचाना उचित समझा और ये पहुंचा भी चुके हैं हम। अब देखना जरा, जहां हम ये सारी बातें कर चुके हैं, मुझे लगता है कि आप इन खास बातों से अभी तक रूबरू रहे और सारी बातें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ चुकी है। वो निको नदी की बात समझ में आ गई होगी, पराना नदी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई होगी। देखना, इसी पराना नदी की एक खास पेशकश और ले जाइए आप। इसी नदी पर एक है ग्याकू जलप्रपात। ग्याकू जलप्रपात ये आपको मिलेगा ब्राजील में। किस नदी पर? जिस नदी की बात कर रहे हैं, इसी नदी के अंतर्गत लिखिएगा। ग्याकू जलप्रपात ब्राजील में मिलेगा। दुनिया का, लीजिए इसलिए खास है, दुनिया का सबसे चौड़ा है। हमारे साथ जुड़े हैं तो कुछ खास बातें मिलेंगी। दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात यही है और दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको एंजिल यहीं मिल चुका है। और दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात भी आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मिल चुका है, जिसका नाम ग्याकू है। ये ब्राजील में मिला है और वो वेनेजुएला में मिला है। खास बातें आपके साथ शेयर हो चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान के ना कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी तक फिलहाल आज के कंटेंट में जो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, सारी बातों को शेयर कर चुके हैं। इसके बाद दक्षिण अमेरिका का जो अगला पार्ट आएगा, उसमें हम इसके औद्योगिक संस्थानों के बारे में तथा इसके कुछ अन्य घास के मैदानों के बारे में, कुछ अन्य प्रकार की कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सारी चीज़ों को समाहित करेंगे। इसके तीसरे पार्ट का इंतजार आप करिएगा और इसे पूरे मनोवेग से पढ़ने का प्रयास करिएगा, नोट करिएगा, अपनी नोटबुक को रिवाइज करिएगा, पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। अगर कंटेंट हमारे अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपसे गुजारिश भी रहती है, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारी खुद की आपसे गुजारिश है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब बस आपको इतना ही करना है। ये करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।